सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों पर संसद की मुहर। राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयकों के पारित होने पर परिश्रमी अन्नदाताओं को दी बधाई। कहा, कृषि क्षेत्र में आएगा आमूलचूल परिवर्तन, करोड़ों किसान होंगे सशक्त। राज्यसभा के एजेंडे में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 7 अहम विधेयक। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 समेत 6 अहम विधेयक लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। 1 साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करने वाले विधेयक समेत 4 विधेयक रविवार को लोकसभा से पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। राज्य और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधा के साथ आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के सभी 45,945 गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा का भी करेंगे उद्घाटन। भारत चीन के बीच कोर कमांडरों की छठी दौर की वार्ता आज। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्रीय सहमति के क्रियान्वयन पर होगा जोर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे मौजूद। और अनलॉक 4 के तहत आज से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की इजाजत। फेस मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना अनिवार्य। हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम समेत कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के छात्र सुरक्षा मानकों के पालन के साथ जा सकेंगे स्कूल। ओपन एयर थिएटरों को भी खोलने की अनुमति। ताजमहल का भी कर सकेंगी दीदार। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार के लिए ऐतिहासिक 2 विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गए हैं और इसके साथ ही कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को भी संसद की मंजूरी मिल गई है। कानून बनने के बाद दोनों विधेयक इसी साल 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेंगे। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से जुड़े 2 विधेयक राज्यसभा से रविवार को पारित हो गए। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। विधेयकों को विचार और पारण के लिए पेश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान को अपना उत्पाद मनचाही कीमत और व्यक्ति को बेचने की आजादी होगी। उन्होंने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संबंध में किसानों को संरक्षण देने और उनके सशक्तिकरण के लिए खाका प्रदान करता है। विधेयक के जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
जहां किसानों की जमीन को खेती के काम के लिए कॉरपोरेट सेक्टर करार पर ले सकते हैं, वहीं इसमें किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी और फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि समझौता करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। इसमें करार करने वाली कंपनी को प्राकृतिक आपदा या महामारी की वजह से दाम में कमी होने पर भी न्यूनतम गारंटी मूल्य देना होगा। वहीं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 विभिन्न राज्यों में APMC कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। साथ ही किसानों से लेन देन करने वाला व्यक्ति अधिसूचित किसान उपज के लेन देन पर उसी दिन भुगतान करे या कुछ शर्तों के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सशक्तिकरण और कृषि से जुड़े 2 ऐतिहासिक बिलों के पारित होने पर खुशी जताई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इन विधेयकों के संसद में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और देश के सभी किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये विधेयक सही मायनों में किसानों को अपनी फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को जकड़ा गया था, उससे उसको आज़ाद कराया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ेगा, किसानों को ये मौका मिलेगा। कृषि सुधार के लिहाज से ये दोनों विधेयक काफी अहम हैं। कृषि मंत्री ने भी कहा कि इससे अब किसान मंडियों की जगह अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। ये विधेयक किसानों को सशक्त बनाएगा और अब उनके पास मंडियों के अलावा भी विकल्प होगा और बिचौलिए भी भूमिका से बाहर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों के सशक्तिकरण से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सांसदों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी समेत कई दलों के सांसदों ने विधेयक को किसानों की प्रगति की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने विधेयक को किसानों के खिलाफ बताया और विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि APMC और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। कि MSP का इशू एक पूरी तरह झूठ के साथ बोला गया है और इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति और किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। जो बिल इस सरकार के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया है वो वैल्यू एडिशन है। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक नया वैल्यू, एक नया ऑप्शन दिया है। अगर हम किसी को 2 ऑप्शन दे रहे हैं
तो उस ऑप्शन को अपनाने में कमी कहाँ आ रही है? उस ऑप्शन के द्वारा हम देश में एक नए विकास की संभावनाओं को अगर तलाशना चाह रहे हैं तो उसको विपक्ष क्यों रोकना चाहता है? When I get a chance to intervene as to why we want this bill to go to a select committee. Select committee is not one handbrake. Select committee is to contribute. I want to leave the BJP. I'm going to move the select committee. और संसद से कृषि सुधारों से जुड़े दोनों विधेयकों की मंजूरी के बाद रविवार को सरकार की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री समूह की अगुवाई की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, रेल मंत्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में जिन विधेयकों को पारित किया गया वो ऐतिहासिक हैं और इनकी मदद से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को। मैं भी किसान हूं। राज्यसभा सदन में विपक्षी दलों के गतिरोध के मसले में रक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च सदन में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से किसानों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है और ये स्वस्थ लोकतंत्र के खिलाफ है। राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित दो विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा, ये सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ सिंह जी, 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला, जब अनाज मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान को एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देकर आएगी जो 40,000 मंडियों में भी खरीद नहीं कर पाती? और संसद में आज के एजेंडा की बात करते हैं। मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे। राज्यसभा के एजेंडे में आज 7 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 3 विचार और लौटाए जाने के लिए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। जबकि कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट से संबंधित विधेयक 2020, विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन के एजेंडे में है। इसके अलावा राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने से पैदा स्थिति को लेकर उच्च सदन में ध्यानाकर्षण भी कार्यसूची में है। वहीं बात लोकसभा की करें तो 6 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020,
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। और इस समय हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, आज अगर हम एजेंडा की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा एजेंडा दोनों ही सदनों में है और खासतौर से राज्यसभा में देखें तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 7 अहम विधेयक हैं जो आज एजेंडे में हैं। कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा दिन? बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सत्र जो कि कोरोना के दौर में हो रहा है और बहुत ही ये संभवतः इतिहास का ये पहला सत्र है, जबकि इतनी अधिक सावधानियां बरती जा रही हैं संसद के अंदर और बाहर भी। जो देखें जो जिस तरह की तैयारियां यहाँ होती हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा सत्र बहुत महत्वपूर्ण विधायी कामों को समर्पित है और इसमें वो विधायी कार्य सबसे पहले प्राथमिकता में शामिल हैं जिनका आम जनजीवन से, महामारी से निपटने में या उससे जुड़े हुए कारकों में या देश की प्रगति से जुड़ाव है, जिनका तो सरकार ने जो है कुल मिलाकर के 47 अहम विधेयकों को शामिल किया था, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 11 ऑर्डिनेंसेज हैं। 11 ऑर्डिनेंसेज में से उन्होंने इस बात को सेलेक्ट किया था कि 5 ऑर्डिनेंस जो है वो रिप्लेस करने वाले जो विधेयक हैं वो राज्यसभा में रखे जाएंगे, बाकी लोकसभा में। तो वो लगभग आप देखेंगे तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो अध्यादेश है जिनको रिप्लेस करके कानून बनने की जो प्रक्रिया होनी हो, तो अभी जो कृषि सुधार से संबंधित जो 2 कानून बनने की प्रक्रिया हो, क्योंकि दोनों हाउस से पास हो गए हैं वो, उसके बाद उसी कड़ी में कृषि सुधारों से जुड़ा हुआ जो तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक है वो है आवश्यक वस्तु जो सुधार अधिनियम है ये है। और आपने जो कहा जो 7 महत्वपूर्ण विधायी काम जो हो रहे हैं जो आज जो एजेंडे में है, सरकार चाहती है कि अधिकतम विधायी कामों को मानसून सत्र में मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि सांसदों की ओर से ये बात कही जा रही है कि सत्र को जल्दी समेटा जाए जी, क्योंकि बहुत सारे लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं इस बीच में। तो ये सारे पक्ष भी हैं, लेकिन अभी ना तो सरकार ने ना तो चेयर की ओर से कोई ऐसा संकेत आया है कि सत्र को क्या भविष्य तय होगा, ये लोग आपस में तय करेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर विधायी कामकाज के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पूरा का पूरा सत्र याद रखा जाएगा। कुछ घटनाएं ज़रूर हुई हैं जिनको लेकर के चिंता प्रकट की गई है, लेकिन जो डिबेट का लेवल है, जो बाकी और चीज़ें हैं, वो अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज देखेंगे तो ये जो 7 में से 2 विधायी काम ऐसे हैं प्रीति जिनको चर्चा करके लौटाना है, क्योंकि विनियोग विधेयक हैं। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है, यानी काफ़ी खास, काफ़ी अहम दिन आज कामकाज के लिहाज से रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को अरविंद कुमार सिंह हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने भी इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राज्यसभा से विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ये संशोधन विधेयक 1952 के कानून की धारा 5 में संशोधन करता है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू है और कानून बनने के बाद ये विधेयक 9 अप्रैल को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा ने अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधेयक पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव किया। सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक में भारतीय वित्तीय बाजार में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग को लागू करने से संबंधित उपबंध कर वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान है। जब 2 पक्ष एक दूसरे की देनदारियों का निपटारा इस प्रकार करते हैं कि जिसके ऊपर ज्यादा देनदारी हो तो वो एक तय राशि का भुगतान दूसरे के पक्ष में करे, तो उसे नेटिंग कहते हैं। लोकसभा ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने की बात कही गई है। विधेयक को मार्च में सदन में पेश किया गया था।
सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया, जिसके बाद बिना चर्चा के ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के माध्यम से फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिलने, अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इससे व्यवहार विज्ञान अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन किया जा सकेगा। गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने वाला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 लोकसभा से पारित हो गया। इसमें रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव किया, जिसके बाद विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने इसे पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने असम में भी संस्थान के कैंपस की मांग की। विधेयक का मकसद प्रस्तावित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान और विभिन्न पक्षकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारियां सृजित करना है। साथ ही पुलिस व्यवस्था, दंड न्याय प्रणाली और प्रशासन सुधार के संबंध में विशेष ज्ञान और नए कौशल प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना है। कोरोना को लेकर दुनिया में 35 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा के जवाब में दी है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, उसकी उपलब्धता मुहैया कराने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि भारत में वैक्सीन बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए 110 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को सपोर्ट करने समेत कई कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सदन की बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचकर सांसदों ने देश को सकारात्मक संदेश दिया है। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इसके अलावा राज्य के 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जिन 9 राजमार्ग परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे, उनकी कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं रेल, अधोसंरचना, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित है। इन परियोजनाओं से पड़ोसी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के साथ साथ सामानों की आवाजाही सुगम होगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिहार की सभी नदियों पर पुल बनकर तैयार हो जाएंगे और सभी प्रमुख राजमार्ग चौड़े और मजबूत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में बिहार में महत्वपूर्ण बुनियादी विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसमें 54,700 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाएं शामिल थी। इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 38 का काम चल रहा है और अन्य विस्तृत रिपोर्ट या मंजूरी के विभिन्न चरणों में है। प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य के 45,945 गांव इस सेवा से जुड़ेंगे। इस परियोजना से ऑनलाइन शिक्षा, कृषि, टेलीमेडिसिन, टेलीलॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा की डिजिटल सेवा नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की छठे दौर की वार्ता होनी है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता चीन वाले हिस्से मोल्दो में होगी। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्रीय सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नवीन श्रीवास्तव इस दौरान मौजूद रहेंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के अवसर पर 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच अलग से हुई एक बैठक में दोनों पक्ष सीमा विवाद हल करने पर एक सहमति पर पहुंचे थे। वहीं पर सीमा पर शांति के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर सहमति बनी थी। कोविड महामारी के बीच केंद्र सरकार अनलॉक 4 के तहत कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है।
स्कूल में केवल डाउट सेशन ही चलेगा। इस दौरान 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अपनी शंकाओं का समाधान करके वापस लौट जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थी के परिजन को स्कूल प्राचार्य या संचालक को शपथ पत्र देना होगा कि वो और उनके बच्चे स्वस्थ हैं और वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। इसके अलावा स्कूल संचालक को भी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शपथ पत्र जमा करवाना होगा और उसके सभी अध्यापक और स्टाफ सदस्य स्वस्थ हैं, सरकार के सभी नियमों का पालन करेंगे। वहीं कोविड की वजह से करीब 6 महीने तक बंद रहने के बाद ताजमहल को आज शाम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है ताजमहल। साथ ही आगरा किले को भी खोला जा रहा है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक ताजमहल में एक दिन में अधिकतम 5000 और आगरा किले में अधिकतम 2500 पर्यटकों को ही प्रवेश मिलेगा और पर्यटकों को ASI की वेबसाइट के ऑनलाइन टिकट बुक करानी होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।